नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे और जो आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया है, पिछली क्लास में हमने समास भी पढ़ाया था। समास बताया कितने प्रकार के होते हैं। समास जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। समास जो है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। समास जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जब भी आपसे पूछेगा तो कितने बताते हैं, 4 प्रकार के। और सिर्फ समास पूछ ले, अगर सिर्फ समास पूछेगा, मुख्य रूप से नहीं पूछा जाएगा, तो समास की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा विशेष और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है। हमने आपको बताया था जो द्विगु समास होता है, इसमें पहला जो शब्द होता है वो कैसा आता है, संख्यावाची आता है। यानी जहां पर भी संख्यावाची शब्द मिल जाए वो कैसा होगा, द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, जैसे चौराहा। द्वंद्व समास में क्या होता है, जहां दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पर भी है जो शब्द मिल जाए, के समान मिल जाए। ठीक है बच्चों, और विशेष विशेषण मिल जाए, विशेष विशेषण मिल जाए, उपमेय उपमान मिल जाए, उपमेय उपमान मिल जाए। ठीक है बच्चों, उपमेय और उपमान मिल जाए। जहां पर भी ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में मिलते हैं तो वहां पर कैसा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। और आपसे पूछा भी गया है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो कर्मधारय समास बनता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, जहां पर भी विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे राजपुत्र, राजभवन, ये सब किसके उदाहरण है, कर्मधारय तत्पुरुष समास के उदाहरण है। और इसमें तत् का मतलब होता है दूसरा। जहां पर भी दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर कैसा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है बच्चों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दो अथवा दो के अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। संधि, समास, अव्यय या छंद। छंद नहीं कहते हैं, अव्यय होते जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संधि नहीं हो सकती, बच्चा क्या हमारे पास, समास। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समास। ठीक है, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, कौन सा समास है। अभी आपको बताया है कि पिछली जहां पर भी विशेष विशेषण की इस बात जहां पर भी कर ली जाएगी वहां पर कैसा समास होता है, वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब पूछ लिया आपसे उत्तर पद प्रधान है नहीं है, इससे हमें देखना ही नहीं, मैं बस देखना क्या है, विशेष विशेषण है। और विशेष विशेषण जहां पर भी मिलेगा, उपमेय उपमान जहां पर भी मिलेगा वहां पर आंख बंद करके हम कर्मधारय समास लगा देंगे। ठीक है, फिर भी आपको हम बताते हैं बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहां पर भी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अर्थात अन्य पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश भगवान।
चंद्रधर, चंद्र है जिनके, चंद्र ने जिनको धारण किया हुआ है अर्थात भोलेनाथ। ठीक है बच्चों। इसी तरह तत्पुरुष समास भी होता है, द्वंद्व समास बता दिया, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास, जहां दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है। देखिए कैसे परिभाषा से ही आपके कैसे घुमा के पूछ रहा है। अब यहां पे प्रधान ना पूछकर क्या पूछ लिया है कि आपसे अप्रधान होते हैं। तो हमने आपको बताया जहां पर भी एक ऐसा समास है जहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता है वहीं पर भी अप्रधान होगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसा कौन सा समास है? द्वंद्व समास नहीं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास, तत् मतलब होता है दूसरा, तत् का मतलब दूसरा, तो दूसरा पद प्रधान होता है। बचा आपके पास बहुब्रीहि समास, और यही आपका आंसर हो गया। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जहां पर भी दोनों पद अप्रधान होते हैं अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। देखिए सुपुरुष, सुपुरुष का मतलब क्या होता है? सुपुरुष का मतलब होता है सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष। ठीक है बच्चों, सुंदर है जो पुरुष। अगर हम यहां देखें, हमने आपको बताया था जहां पर भी उपसर्ग मिल जाए, उपसर्ग मिल जाए तो सु एक प्रकार का क्या है? उपसर्ग है। मगर इसको तो उपसर्ग जहां पर भी मिलता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है। मगर इसको जो हम तोड़ते हैं तो सुंदर है जो पुरुष क्या आ गया? है जो पुरुष शब्द आ गया, तो इसलिए यहां पर अव्ययभाव समास नहीं होगा। तद मतलब होता है दूसरा, दूसरा पद कहीं प्रधान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। बच्चा हमारे पास कर्मधारय समास, बच्चा हमारे पास कर्मधारय समास। सुंदर है जो पुरुष, जहां पर भी है जो शब्द मिल गया तो वहां पर कैसा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। द्वंद्व समास हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पद प्रधान होने चाहिए, तो वहां पर दोनों पद प्रधान नहीं है। ठीक है बच्चों। अगला समास, अगला है किस समास के दोनों शब्द में के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, जो ये आपका कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष समास का ही क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास ये भी नहीं होगा। बच्चा आपके पास क्या? तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण होने पर जो है क्या होता है? वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है बच्चों, ये तत्पुरुष समास का ही क्या है? भेद है वो कर्मधारय समास। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप चुनें। नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप चुनें। आपको मेरे साथ चलना है, ये वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न है और आपके पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर पढ़िए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके, लगाइए, क्वेश्चन पेपर से लगाइए, किताब से लगाइए। ठीक है बच्चों, तो अब ये चलते हैं कि आपको मेरे साथ चलना है, आपको मेरे साथ चलना है, आप मेरे साथ चलना है। जब हम किसी को सम्मान देते तो आप बोलते हैं, मगर यहां आप मेरे साथ कहीं सेंटेंस बनना है? नहीं बनना है, होना चाहिए आपको। ठीक है, आपके, आपके कहीं हो सकता है? नहीं, आपको होना चाहिए, तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाए? गलत। अब बच्चा आपको मेरे साथ चलना है या आपको मेरे साथ चलना है होता है कि है होता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आपको मेरे साथ चलना है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आपको मेरे साथ चलना है। ठीक है बच्चों, ना कि है होगा। समझ में आया? वाक्य शुद्धिकरण बहुत अच्छे से पढ़िए, ये आपके पेपर में जरूर आता है और आपकी एग्जाम की डेट भी आ गई है। आशा करते हैं आपकी तैयारी और बहुत तेजी से हो गई होगी और हम लोग भी आपके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाके देंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही सपोर्ट करेंगे और इनसे आप कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे और जो आपकी एग्जाम में प्रश्न को हल करने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, निश्चय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? निश्चय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? एक होता है आपका उपसर्ग। ठीक है बच्चों, एक उपसर्ग होता है और एक होता है आपका प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। जो उपसर्ग होते हैं वाक्य में कहां लगते हैं?
वाक्य में या शब्द में लिख लें कि शब्द में कहां लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय होते हैं वो कहां लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के आखिरी में लगते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो उपसर्ग, इसमें पूछा है कि निश्चय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब बाद में लग रहा है, या प्रत्यय है, अयन प्रत्यय है, या प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, अप्रत्यय है। बताइए क्या हो सकता है। इसके लिए आपको प्रत्यय उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रत्यय और क्या है, उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या निकल, निश्चय क्या निकल रहा है, या प्रत्यय निकल रहा है, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उपसर्ग कौन से होते हैं, प्रत्यय कौन से होते हैं, तभी आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। उपसर्ग से बता दिया, शब्द के पहले जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं, आखिरी में लगते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय। आखिरी में जैसे क्या लगा है, या प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अनुशासन में उपसर्ग कौन सा है, अनुशासन में उपसर्ग कौन सा है, अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है, नुपसर्ग है, या उपसर्ग है। बताइए। अनुशासन में उपसर्ग देखिए, आ भी उपसर्ग होता है, आ भी क्या होता है, उपसर्ग होता है, अनु भी क्या है, एक उपसर्ग है। तो यहां पर आपसे मैं पूछा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहां पर जो है नु उपसर्ग है नहीं, आ उपसर्ग है मगर अनुपसर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच्चा आपके पास क्या, अनु। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सब लोग आ चुके हैं वाक्य है, कैसा वाक्य है, आदेशात्मक है, कथनात्मक है, विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक है। यहां पर आपको वाक्य पहचानना है कि कैसा वाक्य है, वाक्य पढ़ के ही आप वाक्य को पहचान सकते हैं कि कैसा वाक्य है। कह रहा है कि सब लोग आ चुके हैं, सब लोग आ चुके हैं, क्या यह आदेश हुआ, वो तो बता रहा है ना कि सब लोग आ चुके हैं, तो आदेश तो है नहीं ये, ठीक है। आदेश क्या होता है कि यहां से बाहर चले जाओ, आदेश हो गया, एक गिलास पानी ले आओ, ऐसे कुछ करके सब क्या होते हैं, आदेश होते हैं। यानी आपको ऐसा किया जाए कि आपको आदेश किया जाए, कुछ करने के लिए कहा जाए, वहां पे क्या होगा, आदेश होगा। बच्चा आपके कथनात्मक है, विस्मयादिबोधक नहीं है। विस्मयादिबोधक में जैसे हे है, अरे है, ओ, ऐसे शब्द आ जाते हैं, वहां पे क्या होता है, विस्मयादिबोधक होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं हे राम, अरे ये क्या हुआ, बोलते नहीं बोलते, वाह कितना सुंदर दृश्य, ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक की कैसे होता है, जहां पर भी प्रश्नवाचक में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए वो प्रश्नवाचक होते हैं, और प्रश्न जहां पर भी आपसे कर किया जा रहा हो, जैसे कि क्या कल तुम दिल्ली जाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, तुम कब आओगे, ये सब क्या है, प्रश्न है। तो यहां पे बच्चा क्या, कथनात्मक, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ऐसा वाक्य है, कथनात्मक वाक्य है। सब लोग आ चुके हैं, कैसा वाक्य है, कथनात्मक वाक्य है। अगला प्रश्न है, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक है, आज्ञा सूचक है, विनय सूचक है, विस्मयादिबोधक है। बताइए। हमने आपको बताया कि जहां पर भी क्वेश्चन मार्क लिख जाए, जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए, वहां पर कैसा वाक्य होगा, प्रश्नवाचक होगा। और यहां पर देखिए पूछ भी रहा है कि तुम कब आओगे, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तुम कब आओगे, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है, राम ने खाना खाया है, इसमें ने, देखिए जहां पर भी आपको अलग से करके पूछ लिया जाए तो हमें सिर्फ उसी का आंसर देना है। अगर किसी के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए तो हमें उसी चीज का आंसर देना है, हमें बाकी सेंटेंस से फिर मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा कि पेपर में पूरे वाक्य से पूछा गया है या किसी चीज को अंडरलाइन करके पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, ने को अलग कर दिया है और आपसे पूछा है कि ने में कौन सा कारक चिन्ह है, करण कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, ठीक है। हमने आपको विभक्ति चिन्ह यहां बताई है, कौन कौन सी होती है। विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, और अधिकरण, संबंध, ठीक है, और विस्मयादिबोधक। यहां पर भी ऐसे क्या होती है, ये सब क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं।
कारक चिन्ह जहां पर भी आपको मिल जाएंगे वहां पर हमेशा तत्पुरुष समास होता है, ये भी जान लीजिए। यहां पे आपसे पूछा है राम ने खाना खाया, ठीक है, तो कर्ता ने किसके साथ में ने आ रहा है, कर्ता के साथ में क्या आता है, ने आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्ता ने, यानी यहां क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता ने करण को, नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होता है, करण से होता है। से किसके अर्थ में होता है, से जो है वो द्वारा के अर्थ में होता है, यानी जहां पर किसी के द्वारा कोई चीज की जाए वो क्या होता है, करण कारक होता है। संप्रदान, कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बालक गेंद से खेल रहा है, में कौन सा, अब यहां पे देखिए फिर पूछा है से कौन सा कारक चिन्ह है, ठीक है। अभी हमने बताया जहां पर भी से किसके संबंध में आए, से हमेशा द्वारा के संबंध में आए, तो वहां पर कैसा होगा, वहां पर क्या कारक होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, यहां पे क्या आया से, मगर किसके द्वारा, द्वारा के अर्थ में आए। अब यहां देखिए क्या द्वारा के अर्थ में आ रहा है कि बालक किससे खेल रहा है, बालक गेंद से खेल रहा है, मतलब गेंद के द्वारा खेल रहा है, तो यहां कैसा हो जाएगा, करण कारक। अधिकरण में क्या आता है, में और पर शब्द जहां पर भी मिल जाए वाक्य में क्या होते हैं, वो होते हैं अधिकरण। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, देखिए यहां पर भी से आता है, से आता है मगर किसके अर्थ में आता है, अलगाव के अर्थ में आए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह गांव से जा रहा है, तो क्या कर रहा है, गांव छोड़ रहा है ना, अलग हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देव प्लस आलय में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, या फिर संधि विच्छेद इसका करना है, ठीक है बच्चों, क्या करना है, संधि विच्छेद। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, बताइए, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की, कौन कौन सी, स्वर संधि और विसर्ग संधि, और बताइए कौन सी होती है, व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, स्वर संधि कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, कौन कौन सी, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, आयादी संधि, और कौन सी संधि होती है, एक होती है यड़ संधि, ठीक है। आपसे पूछेगा कि स्वर संधि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है बच्चों। और इसमें पूछेगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की, स्वर संधि 5 प्रकार की, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, आयात संधि और यड़ संधि, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखते हैं देव और आलय, देवालय में कौन सी संधि है, तो यहां से देव क्या निकल रहा है कि संधि पहचानने के लिए प्रथम शब्द का आखिरी अक्षर लेते हैं, प्रथम शब्द का आखिरी स्वर या अक्षर लेते हैं, कौन सा स्वर निकल रहा है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर लेते हैं, प्रथम शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर लेते हैं, इन दोनों के मेल से जो शब्द निकलता है वहीं से हम संधि की पहचान करते हैं, ठीक है। तो यहां पे निकल रहा है देव, क्या निकल रहा है, देव में आ निकल रहा है, यहां से आ मिल गया, और यहां से बड़ा दिया हुआ है पहला शब्द, यहां से बड़ा, आ और आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा। जहां पर भी समान स्वर मिलते हैं वहां पर कैसी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। तो देव प्लस आलय क्या हो जाएगा, देवालय, क्या हो जाएगा, देवालय। और संधि कैसे हो जाएगी, दीर्घ संधि, कैसी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है बच्चों। कैसी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। समझ में आया, फिर से समझिए, संधि जो होती है 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, फिर दीर्घ स्वर 5 प्रकार की, दीर्घ, वृद्धि, गुण, आयादी और यड़ संधि। इसके बाद संधि की पहचान कर सकते, कैसे करते हैं, प्रथम शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर
कि मेल से जो भी बनता है वो सब क्या होते हैं, वो सब उनसे हम संधि की पहचान करते हैं। और यहां पर देव में आ मिला, यहां से भी आ मिला, आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, इसलिए यहां पे संधि कैसी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पुत्र प्लस अर्थ की संधि है, कैसी संधि है, पुत्रार्थ, पुत्रेर्थ, पुत्रार्थ, ये तो दो ऑप्शन आपके सेम हो गए हैं, ठीक है, पुत्रार्था, ठीक है। फिर देखिए पुत्र से क्या मिला, आ, पुत्र, आ छिपा हुआ है इसमें, और यहां से आ हमको ऐसे ही दिख रहा है, और जब आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा, जब आ मिलके बड़ा बनाते हैं तो ये आ यहाँ पे क्या मिलता है, ये आ इसके साथ लग जाएगा, पुत्र, और ये आ किसके काम करता है, बड़े आ की मात्रा का काम करता है, और ये था यहाँ पे लग जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, पुत्रार्थ बन जाएगा, और संधि कैसी हो जाएगी, दीर्घ संधि। कैसी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चाहे आप ए लगा लीजिए चाहे बी लगा लीजिए, दोनों आंसर क्या है हमारे, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम द्वारा लिखा पत्र कौन सा समास है, राम द्वारा लिखा पत्र कौन सा समास है। अब देखिए यहां पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, यहां पर आपके सामने क्या किया है, विभक्ति चिन्ह रख के विभक्ति चिन्ह रखी है, मगर किसके अर्थ में, द्वारा के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, किसके अर्थ में, ये पूछ लिया गया है। तो यहां पर पूछा है राम द्वारा लिखा पत्र, हमने आपको बताया यहां पर किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, वहां पर कैसी संधि होती है, वहां पर कर्ण संधि होती है, ठीक है। तो यहां पर है बहुब्रीहि समास, राम द्वारा लिखा पत्र, क्या कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो बहुब्रीहि समास नहीं है। कर्मधारय समास, क्या यहां पर किसी चीज की विशेषता बताई जा रही है, या उपमेय उपमान है, या किसी किसी तुलना की जा रही है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कर्मधारय समास भी नहीं होगा। बचा आपके पास अव्ययभाव समास, क्या यहां पर उपसर्ग है, उपसर्ग है, पहला पद प्रधान है, ऐसा कुछ है, नहीं है, तो यहां पर भी ये भी नहीं होगा। बचा आपके पास क्या, तृतीय तत्पुरुष, देखिए यहां पर तृतीय तत्पुरुष हो गया, इसलिए आप इसको पहचानने में आसानी है। अगर यहां पर भी द्वितीय तृतीय चतुर्थ तत्पुरुष लिख देता तब आपको पहचानने में बहुत ही तकलीफ होती, ठीक है। इसलिए आपको कारक चिन्ह याद करना बहुत जरूरी है, जिनके द्वारा आप संधि की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया इसे कर्ता ने, ठीक है। और हमारे समास में जो है वो पहला जो है विभक्ति चिन्ह नहीं गिनी जाती है। कर्ता ने यहां से स्टार्ट कहां से होती है, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, तो प्रथम विभक्ति हो गई, ये प्रथम तत्पुरुष हो गया, ये क्या हो गया, प्रथम तत्पुरुष, ये हो गया आपका द्वितीय तत्पुरुष, ये क्या हो गया आपका तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। और आपसे यही आंसर में पूछा है कि कौन सी है, तृतीय तत्पुरुष है, क्यों, क्योंकि से आ गया, और से किसके अर्थ में आता है, हमेशा द्वारा के अर्थ में आता है। अब पूछेगा आपसे राम लिख रहा है, किसके द्वारा लिख रहा है, किसी के द्वारा, राम द्वारा लिखा पत्र, किसके द्वारा लिखा गया, राम द्वारा, ठीक है। तो यहां पे क्या गया, राम द्वारा लिखा पत्र, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है, कौन सा समास है, ठीक है। अब यहां कमल क्या है और नयन क्या है, नयन क्या है, विशेष है, क्योंकि नयन की विशेषता बताई जा रही है किसके, और यहां उपमेय उपमान है, सॉरी, यानी यहां पे क्या है, उपमेय उपमान है, यानी क्या बताए है, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। तो यहां क्या कर रहा है, नयन की तुलना की जा रही है किसके समान, कमल के समान, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया, ये क्या हो गया, उपमान हो गया, और ये क्या हो गया आपका, उपमेय हो गया, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, उपमेय हो गया। कमल के समान, नयन क्या है, कमल के समान है, तो जहां पर भी उपमेय उपमान मिल जाता है वहां पर कैसा होता है, कर्मधारय समास, ठीक है बच्चों। देखिए यहां कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, ना ही दोनों पद प्रधान है, और ना ही कोई उपसर्ग है, ना ही कोई प्रत्यय है, ठीक है। और यहाँ पे अव्ययभाव समास नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा हमारे पास, कर्मधारय समास। अगला है जल्दी का पर्यायवाची है, जल्दी का पर्यायवाची है शीघ्र, मंद,
दूर, समान। ठीक है, जल्दी का मतलब क्या होता है? जल्दी मतलब आप कहते हैं जल्दी कीजिए, मगर शीघ्र कीजिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शीघ्र। मंद मतलब क्या होता है? धीरा या फिर धीरे। दूर, दूर कोई दूर जो दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, उससे मतलब नहीं है। दूर मतलब कोई चीज दूर है आपसे, क्या है? दूर है, दूरी होना किसी चीज में। ठीक है, जैसे यहां से चारबाग, यहां से लखनऊ, यहां से दिल्ली, यहां से मुंबई, ये सब क्या है? दूरी है, इसको दूरी के अंतर्गत गिना जाएगा, दूर को। समान, जब एक दूसरे के क्या हो? समान हो। ठीक है, वो क्या होगा? बराबर हो। क्या है ये सब? अलग पर्यायवाची है, तो सही आंसर हमारा क्या है? शीघ्र क्या है? सही पर्यायवाची हो जाएगा। गाय शब्द किस लिंग का है? गाय शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, नपुंसक लिंग है? आपको हमने बताया था लिंग की पहचान कैसे करते हैं। लिंग दो तरह के होते हैं, एक पुल्लिंग हमेशा, स्त्रीलिंग। ठीक है, और आपका तो क्या है? उभयलिंग। ठीक है, उभयलिंग में क्या आते हैं? दोनों आ जाते हैं। पुल्लिंग के लिए जब भी पहचान करनी हो, होता है, इसमें होती है, ऐसे शब्द लगा लीजिए। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जिनको जोड़ के आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गाय, गाय होता है कि गाय होती है? क्या होती है? गाय होती है, और होती है किसमें आता है? स्त्रीलिंग में आता है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे दही होता है, दूध होता है, पानी पिया जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है, जिसमें जाता है, लग जाए, या होता है, लग जाए, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग में आते हैं। होती है, जाती है, खाती है, पीती है, ऐसे शब्द आ जाएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे नदियां, नदियां क्या है? स्त्रीलिंग है, नदियां होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहन पढ़ता है में कौन सा वाक्य है? विधिवाचक है, विधानार्थक है, आज्ञार्थक है, प्रश्नवाचक है? बताइए, बताइए क्या होगा? अभी आपको हमने बताया है, बताइए। ठीक है, मोहन पढ़ता है, विधिवाचक है, विधानार्थक है, आज्ञार्थक है, प्रश्नवाचक तो है ही नहीं। आज्ञार्थक है, आज्ञा दे रहा है क्या? कहीं आज्ञा भी नहीं है। विधानार्थक है, विधिवाचक है, विधिवाचक नहीं है बच्चा, क्या? विधानार्थक। विधानार्थक क्या होता है? जो किसी कार्य के होने की सूचना देता है, वो क्या होता है? विधानार्थक होता है। तो कार्य की सूचना क्या दे रहा है? मोहन पढ़ता है, किसकी सूचना दे रहा है? मोहन के पढ़ने की सूचना दे रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? विधिनार्थक। जो किसी कार्य के होने की सूचना दे, जो किसी कार्य के होने की सूचना दे। ठीक है, वो क्या होते हैं? विधानार्थक वाक्य होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, निर्दोष शब्द में कौन सी संधि है? निर्दोष शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है बच्चों, तो निर्दोष को मतलब नी प्लस दोष, इसको तोड़ेंगे इसमें नी प्लस दोष में। ठीक है, नी प्लस दोष में, और जहां पर भी क्या मिल गया? हमें विसर्ग मिल गया, और जहां पर भी विसर्ग मिल गया कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। दीर्घ संधि है नहीं, यड़ है नहीं, गुण है नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरज निकला इसका कर्म क्या है? सूरज निकला इसका कर्म क्या है? सूरज निकला दोनों, या इसका कोई कर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए, कर्ता और कर्म की पहचान के लिए और कर्ता की पहचान के लिए क्या किया जाता है? कर्ता की पहचान के लिए हम लोग कौन प्रश्न करते हैं? यानी कोई भी प्रश्न आ जाए, वहां पे कौन प्रश्न किया जाएगा, और कर्म करिए क्या, या फिर किसको। ठीक है, जैसे राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम पत्र लिखता है, क्या करता है? राम पत्र लिखता है।
राम पत्र लिखता है। ठीक है, तो ये कि यहां कर्ता कर्म की पहचान। हमने आपसे पूछा कि कौन और क्या प्रश्न कीजिए, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। कौन पत्र लिखता है? आपने बोला कौन लिखता है? राम। कौन लिखता है? राम। तो राम क्या मिल गया? राम हमें कर्ता मिल गया। क्या लिखता है? क्या लिखता है? पत्र। तो क्या हो गया? पत्र क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। और जहां पर भी कर्ता कर्म एक साथ आ जाते हैं वहां कैसी क्रिया होती है? वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। सा मतलब साथ और अकर्मक मतलब नहीं। सा मतलब साथ यानी कर्म के साथ, और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, तो आपसे पूछा सूरज निकला, कैसा कर्म है? कौन निकला? सूरज। क्या निकला? कुछ पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है क्या निकला? मगर कौन निकला? तो सूरज क्या होगी? हमारी संज्ञा हो गई, कर्ता हो गया। ठीक है, कौन निकला? आपने कहा सूरज। क्या निकला? हमें इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। जहां पर भी क्या का उत्तर नहीं मिलता है वहां पर कैसा वाक्य हो जाएगा? वहां पर कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो कैसा है? अकर्मक है। और यहां पे क्या पूछा आपसे कि सूरज, इसका कर्म क्या है? तो सूरज कर्म है, निकला कर्म है। निकला क्या है? क्रिया है। सूरज क्या है? कर्ता है। निकला क्या है? क्रिया है। और सूरज क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो क्या है? कर्म मिल रहा है। जब कर्म नहीं मिल रहा है तो हम आंसर क्या लगाएंगे? इसका कर्म कोई नहीं है। इसका कर्म कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसका कर्म कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। जहां चाह वहां राह कौन सा अलंकार है? जहां चाह वहां राह में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अनुप्रास, यमक, उपमा या समानांतर। जहां चाह वहां राह। ठीक है, देखिए अलंकार दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार को अवश्य के सदस्य जानते हैं। अवश्य में अनुप्रास, वक्रोध, विप्सा, श्लेष और यमक अलंकार, वो सब शब्दालंकार होते हैं। इनको छोड़ के जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब अर्थालंकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से पूछा है अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार हमने आपको बताया था। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जहां पर भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें, तो इसमें क्या रहा है? चा चा शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। चारुचंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें। तो यहां क्या हो रहा है? एक ही वर्ण की चा व्रत चा चा, एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर भी शब्द एक ही हो, शब्द बार एक ही शब्द बार बार आए परंतु उनका अर्थ क्या हो? हर बार बदल जाए। जैसे कनक कनक सौगनी, कनक कनक सौगनी, मां दगता अधिकाय, वा पाए बहुराय, जगवा खाए बहुराय। तो यहाँ पे एक कनक का शब्द अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। अधिक सोना पाने से क्या होता है? आदमी बौरा जाता है। और अगर आप धतूरा भी खा लेंगे तो आप क्या होंगे? बौरा जाएंगे। इसलिए यमक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। उपमा अलंकार होता है जहां पर भी, उपमा अलंकार जहां पर भी तुलना की जा रही हो, भेद रहित आरोप हो रहा हो। ठीक है, वहां पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। यहां पर उप में उपमान मिलता है। जैसे हाथी सा टीला, हाथी सा टीला। ठीक है, तो यहां टीले की तुलना किससे की जा रही है? हाथी से की जा रही है। ठीक है, यहां बचा क्या? समानांतर। समानांतर मतलब क्या हो? जहां चाह वहां है क्या है? एक ही है, मिलते जुलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। कहीं यहां पर भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए जा चा वा रा, एक ही वर्ण आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यमक अलंकार होगा, उपमा होगा, समानांतर होगा। यमक नहीं हो सकता क्योंकि वर्ण सेम नहीं आ रहे हैं। चाह है वहां वाह है, यहाँ चाह है यहाँ राह है, अलग अलग है। यमक कोई किसी एक दूसरे से तुलना की जा रही है, भेद रहित आरोप हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा? समानांतर हो गया। अगला प्रश्न है, पुत्र का तद्भव रूप है। पुत्र का तद्भव रूप है बेटा, बालक, लड़का या छोरा। छोरा नहीं हो सकता,
बालक नहीं हो सकता, लड़का नहीं हो सकता, बच्चा हमारे पास का आंसर बेटा। पुत्र क्या है? तत्सम शब्द है, और बेटा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ठीक है बच्चों। बिना देखे में बिना कौन सा अव्यय है? बिना देखे में बिना कौन सा अव्यय है? ठीक है बच्चों। निपात है, संबंध सूचक है, क्रिया विशेषण है, या फिर क्या है? समुच्चय बोधक है। बताइए, बिना देखे में बिना क्या है? ठीक है, देखिए जब आपने आपको एक बताया था विकारी के आधार पर शब्द कितने भागों में बटे हैं। ठीक है, एक तो इसमें होता है विकारी, विकार के आधार पर पूछता है तो विकारी, और क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक है, विकारी में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और क्या आता है आपका? विशेषण आता है। ठीक है, ऐसे ही अविकारी में क्या क्या आता है? बताइए, अविकारी में क्या क्या आएगा? आपको बताया है हमने एक बार, याद कीजिए। ठीक है, बताइए अविकारी में क्या कहता है? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, और कौन सा आता है? ठीक है, संबंध सूचक हो गया, विस्मयाद बोधक हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या बच्चा आपका? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और एक आपका बचता है क्या लास्ट? निपात। ठीक है बच्चों, क्या बचता है? निपात। अविकारी, विकारी जो है दो होते हैं, विकारी होता है एक अविकारी होता है। यहाँ पे विकार न करके कर लीजिए विकार के आधार पर। किसके आधार पर? विकार के आधार पर कर लीजिए। विकार के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आते हैं, और अविकारी में क्रिया विशेषण, विस्मयाद बोधक अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और निपात आता है। ठीक है बच्चों। फिर क्रिया विशेषण भी कई भागों में बटा हुआ है, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहां से पूछा बिना देखे में बिना कौन सा अव्यय है? निपात है, संबंध है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है। देखिए बिना क्या होता है, इसको आप जिस पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या होते हैं? निपात होते हैं। ठीक है, जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या होते हैं? निपात होते हैं, या फिर अव्यय उनको बोला जाता है। तो बिना क्या है? बिना आप चाहे पुल्लिंग के लिए यूज कीजिए चाहे स्त्रीलिंग के लिए यूज कीजिए, वहां पर भी क्या होगा? बिना अपना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे राम खेलता है, ठीक है, सीता खेलती है, तो यहां देखिए खेलना क्या हो रही है? बदल जा रहा है। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? बिना आप चाहे जिसके लिए यूज करके देख लीजिए। ठीक है, तो वहां पर बिना क्या है? कभी बदलेगा नहीं। राम के बिना सीता अधूरी है, सीता के बिना राम अधूरे हैं। ठीक है, मगर क्या हो रहा है? बिना में कोई फर्क पड़ रहा है कि अगर पहले मेल आ गया तो इसका उच्चारण बदल जाए, फीमेल आ गया इसका उच्चारण बदल जाए? नहीं होता है। तो यहां पर बिना क्या हो जाएगा? निपात। बिना क्या है? निपात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी बिना किस में गिना जाएगा? निपात में गिना जाएगा। ठीक है बच्चों, यही तो अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा, कुछ सीखा होगा। ठीक है बच्चों, इनको फिर से रिवीजन कीजिए, इनको समझिए, और जो इनके फैक्ट बताए हैं उनको भी समझिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न जो है हर बार कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर अपनी क्लास को विराम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।